नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है भूगोल, यानी कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और उस ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पेपर है। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि भूगोल है क्या, ज्योग्राफी है क्या। बच्चों, जब आपके घर में कोई मकान खरीदने के लिए बात चल रही होती है तो आपके पापा बोलते हैं वहाँ जा कर के देख के आना कि वो क्षेत्र कैसा है, एरिया कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पानी वगैरह का आराम है या नहीं, हवा वगैरह कैसी है, पेड़ पौधे लग सकते हैं। तो कई जानकारी होती है, रोड से, कॉलेज से कितना दूर है, क्या है, कई क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो जब हम मकान खरीदने के लिए इतने क्वेश्चन मार्क सोचते हैं तो फिर हम लोग इसके लिए क्यों नहीं सोचेंगे कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं वो धरती भी हमारी है, उसके बारे में पढ़ना, उसकी जानकारी हासिल करना भी तो हम भूगोल समझते हैं। भूगोल में मेरे ख्याल से कई बच्चों के पास 12वीं में भूगोल होगी, 10वीं में भी आपने पढ़ी होगी। और एक साधारण सी परिभाषा के रूप में अगर आपका छोटा भाई आपसे पूछे तो आप ये कहोगे कि भूगोल कुछ नहीं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई गलती नहीं। भूगोल वास्तव में धरातलीय अध्ययन किसका है? पृथ्वी का। ये है कि हम इसको जब क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो हम इसको एक विज्ञान के रूप में लेते हैं और हम इसको जियोग्राफी, यानी कि जियो इज़ अर्थ एंड ग्राफी इज़ डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अर्थ। पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन, एक साइंटिफिक अध्ययन जो होता है, उसको हम ज्योग्राफी में लेते हैं। समझे? आगे चलते हैं हम। भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें ली जाती है, भूगोल के घटक। जनरली आपको मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि मकान खरीदने के लिए आप वायु, जल, सब सुविधाएं देखेंगे। तो भूगोल के अंदर भी आप देखो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन सब का जब मिश्रण होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी कैसे आई, कैसे बनी, आज इसके ऊपर कैसे, पहले कौन से जानवर थे, आज कौन से जानवर आए हैं, जीव जंतु की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हम लोग पर्यावरणीय जो चेंजेस हुए उनमें हम लोगों ने कैसे विकसित किया, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, पेड़ पौधों की उत्पत्ति कैसे हुई, समुद्र, पहाड़, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सब जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमने इस अध्ययन के लिए सुविधा अनुसार इसको 3 विभागों में बांटे हुए हैं: जल भाग, स्थल भाग, वायुमंडल, और इस सब के अंदर जैव मंडल। आगे सोचो, आगे आते हैं अपन। भूगोल के अंतर्गत भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं, और फिर आर्थिक। जब भौतिक और मानवीय, मानव जहाँ आ गया तो आर्थिक क्रिया होगी। मानव चैन से बैठता नहीं, ऑफकोर्स हमारी पृथ्वी भी चैन से नहीं बैठती है। आपने देखा पृथ्वी में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। मेरे ख्याल से आपने फिज़िकल ज्योग्राफी जो पहले पढ़ा था तो आपने देखा होगा कहीं धरातल है, कहीं गर्त है, तो कहीं समुद्र है, तो कहीं पहाड़ है, कहीं समतल है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस चलते रहते हैं, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब एक स्थिरता नहीं पृथ्वी में भी। तो ऐसे ही मानव भी अपनी क्रियाएं, कुछ ना कुछ क्रियाएं इस धरती पर करता रहता है, जो कि हम भौतिक भूगोल के उसमें लेते हैं। अब आपको कुछ समझने के लिए मेरे ख्याल से कुछ परिभाषाएं अगर अपन देखें तो आप देखिए, सारी परिभाषाएं घूम फिर कर यही बताती, मैंने ये 3 परिभाषाएं ली हैं जो ऑलमोस्ट यही सब समझा रही है कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी क्या है। फ़िज़िकल ज्योग्राफी फाइनल भाग है जिसके बारे में हमें जानकारी लेना अति आवश्यक है। एक ऐसा नॉलेज पाना जो मानव अपनी क्रियाओं के लिए इम्पॉर्टेंट समझता है। और वर्ल्ड की अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो कहाँ क्या उपज है, कहाँ क्या चल रहा है, ये सब हमें जानकारी नहीं होगी। दूसरी जो है फिलिप्स द्वारा दी हुई परिभाषा, द ट्री ऑफ ज्योग्राफी, हाउ इट्स रूट्स इन द सॉइल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इट्स ब्रांचेस cover every phase of human
एक्टिविटीज़। इसके लिए भी समझ में आने के लिए ये है कि पृथ्वी पर एक काल्पनिक अगर अपन वृक्ष बनाते हैं तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो तो मिट्टी के अंदर हैं, सॉइल के अंदर हैं, और ऊपर एक तना है, जो तना काफ़ी मजबूत है, वो हमारी फिज़िकल ब्रांच, मेन ब्रांच है फिज़िकल ज्योग्राफी की। और जो शाखाएं हैं वो अनेकों ब्रांचेस जो कुछ भी फिज़िकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो निकलती हैं, जैसे आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, राजनीतिक भूगोल, कृषि भूगोल, और भी बहुत सारी। मेरे ख्याल से आप मेरे से ज़्यादा ब्रांचेस को लाइन में लगा देंगे, फिर भी अपन आगे और देखेंगे। अभी मेरी एक स्लाइड बताएगी आपको कि किस तरह से कौन कौन सी नई नई ब्रांचेस अलग अलग निकली हुई। तीसरी परिभाषा है, ये भी आपको एनवायरमेंटल साइंसेस, अर्थ साइंसेस के ऊपर यही बता रही है कि मानव जो अपनी क्रियाएं करता है इस एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर के, वही सब जो कार्य इस पे किए जाते हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी एक ऐसा बेसिक ज्योग्राफी है जो सारी क्रियाओं को अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है। किससे जोड़कर? धरती, पृथ्वी, स्थलभाग से। अगली स्लाइड में क्रमबद्ध भूगोल के क्षेत्र, अभी मैंने अपन ने बात की थी उसमें यही था। अब इसमें हमने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी बोला है इसको वास्तव में, और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को दो भागों में क्या हुआ है, यानी कि भौतिक और मानव। आप कहोगे आर्थिक, आर्थिक तो अब आएगा, तो दूसरी और भी शाखाएं हैं, भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान, तटीय सागरीय विज्ञान, ये सब, और आर्थिक। इसमें मैंने ये आर्थिक भूगोल को मार्क किया हुआ है। तो जो हमारा पेपर है हमारे सेकेंड ईयर का, तो हमें पढ़ना है। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन पर, किसकी? आर्थिक भूगोल की इंट्रोडक्शन पे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी वास्तव में है क्या? आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जब हम ये मानवीय आर्थिक क्रियाओं को पृथ्वी पर इस धरातलीय स्वरूप पर उस पर्यावरण के आधार पर करते हैं तो हम इनको आर्थिक भूगोल के अंतर्गत लेते हैं। पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा कि मानव ने जब अपना सिविलाइजेशन शुरू किया था, मानव विकसित होने लगा था, तो धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, और आवश्यकताएं बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उसने अपनी आवश्यकताओं में कई चीज़ों को खोज की, और खोज कर करके फिर उसने आदान प्रदान किया। उसको लगा ये चीज़ भी मेरे लिए काम की है, तो उसने अपनी चीज़ें उधर दे करके और दूसरे इंसान से वो खरीदी, दूसरे मानव से, आदि मानव से। तो इस तरह से मानव भूगोल की मुख्य शाखा है। क्या है? मानव भूगोल की मुख्य शाखा। इसका मुख्य संबंध मनुष्य उत्पादक संबंधों से, साधनों से। मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न जीविकोपार्जन के साधनों, जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, कृषि करना, निर्माण उद्योग, व्यापार आदि आदि कई भौतिक कार्य हैं जो कि मानव इस पर्यावरण के प्रभाव में करता है, और उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है। आर्थिक भूगोल मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक अध्ययन है, अतः इसे भू अर्थ विज्ञान, ओ जियोनॉमिक्स भी कहते हैं या जियो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कई बच्चों के पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स भी रहा होगा, उसमें भी हम आप कहोगे मैडम विनिमय, आवश्यकता, आविष्कार, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उपयोग, उपभोग, है ना। तो आर्थिक भूगोल में भी हम भू अर्थ विज्ञान बोलते हैं, यानी कि धरातल से जब हम आर्थिक क्रियाओं को जोड़ते हैं तो हम उनको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लेते हैं। एक ये परिभाषा और है आर्थिक भूगोल की, जो बता रही है कि आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मानव की आर्थिक क्रियाओं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्षेत्रीय विभिन्नताओं, एरियल वेरिएशंस, उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्थानिक विवरणों यानी कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात उनकी अवस्थिति, लोकेशन तथा उसके संबंधों को अध्ययन करती है। और इसमें आर्थिक विवरणों के प्रतिरूपों का तथा उनके कारकों का, फैक्टर्स का, और प्रतिकारकों का, प्रतिक्रियाओं का, यानी कि जो प्रोसेसेस हैं उनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। जो भी हम आर्थिक क्रिया करते हैं उसकी जो भी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो भी उस क्षेत्र के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है,
उसकी प्रक्रियाएं हैं, कारक हैं, उन सब। अब जैसे कोई इंडस्ट्री लगानी है तो वो कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, उसके लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगली जो, वैसे तो आर्थिक भूगोल बहुत ही एक्सटेंडेड पेपर है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ और पेपर्स जो अपने आप में भी स्पेशलाइज्ड हैं, लेकिन उनके हम कुछ भाग इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्योंकि आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है वो, यानी कि कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल, वाणिज्य भूगोल यानी कि कमर्शियल, और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी यानी कि। और अब इसके बाद में थैंक यू। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्टरी भाग आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।